आपके पास जो डेट इतना प्रेसिंग है कि अगर मान लीजिए मेरा नाम नहीं है और मैं अक्टूबर में मैं चैलेंज करता हूं और लाखों की संख्या में लोग चैलेंज कर रहे हैं, नवंबर में चुनाव, क्या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है? सुनने के ही दो शब्द हैं, एक हियरिंग होती है, एक लिसनिंग होती है। हम अपनी संस्थानों से उम्मीद करते हैं कि दे वुड लिसन टू अस, दे वुड नॉट सिंपली हियर अस आउट। आप ऐसे दस्तावेज मांगोगे जिससे कि बाधा उत्पन्न हो, तो फिर शंका इस बात की होती है कि आपका उद्देश्य दाखिल करना नहीं, बेदखल करना है। कई डीएम को इंस्ट्रक्शन है और डीएम बीएलओ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि है तो डेट 25 तक, लेकिन मुझे 8 दिन के अंदर भर के दो। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को लगाया गया है इस काम में। अगर उनके चयन की प्रक्रिया पब्लिक डोमेन में नहीं है तो क्यों ना शक होगा कि ये इंक्लाइंड एफिलिएटेड लोग हैं। किसी तरह की चर्निंग पैदा हो रही है एनडीए में, या क्या इस मुद्दे पर कोई इंडिया ब्लॉक में नया एक बन सकता है, कुछ और लोग आ सकते हैं, टूट सकते हैं, जुड़ सकते हैं? मोदी जी का एक इकोसिस्टम है, मोदी जी के इकोसिस्टम में असहमति की गुंजाइश नहीं होती है। आते हैं सपोज इस पूरे महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं जो बिहार का है ओवैसी, तो किस तरह का खतरा या संकट किसी के लिए हो सकता है? नहीं, ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, महज बिहार का नहीं है। कई सारी चीजें बदलेंगी, तो कई दफा एक सैद्धांतिक नैतिक समर्थन बिना चुनाव में सहभागिता के भी हो सकता है। जंगल राज और हिंसा और ये सारी चीजें बिहार की राजनीति में अनायास जुड़ जाती हैं, और इस समय तो उस पर बात करने का मौका भी है, क्योंकि हाल ही में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई पटना में। अब जब ये कहते हैं जंगल राज, गोपाल खेमका के परिवार के पास जाके जंगल राज बोलिएगा। मैं कह रहा हूं, आज मुजफ्फरपुर की उस बचिया के साथ जो हुआ, उसके परिवार को जाके बताओ कि 20 बरस पहले भी एक हत्या हुई थी, 20 बरस पहले भी उस जिले में एक बलात्कार हुआ था। जब नीतीश जी ने कहा कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है बीजेपी द्वारा, तो जब तेजस्वी जी के पास आए तो तेजस्वी जी की 2 ही शर्त थी। इस बार बिहार में महज एक सरकार नहीं बदलेगी, सरोकार बदलेगा। बिहार को सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, सरोकार बदलने की जरूरत है, और वो मुझे उम्मीद है आप देखेंगे। तो लोकसभा में कहां से चूक हो गई अगर इतना बढ़िया होता? नमस्कार, एलएल इंटरव्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि अभी उस पर अंतिम निर्णय आना बाकी है, और कुछ डायरेक्शंस जरूर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। वो डायरेक्शन ये हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिनको बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक सलाह दी है कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को भी कंसीडर करे वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर। इसमें आधार कार्ड है सबसे महत्वपूर्ण, एपिक नंबर है यानी कि वोटर आई कार्ड, और तीसरा इसमें राशन कार्ड है। इन 3 चीज़ों को अपने पुराने फैसले में चुनाव आयोग ने बाहर रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये कहा कि इसको भी आप उसमें शामिल करने की कोशिश करें, और अगर आप इसको बाहर रखते हैं तो आपको लिखित में बताना पड़ेगा कि आप इसको बाहर क्यों कर रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बारीक सा, एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये जो मसला है ये इस देश के लोकतंत्र से जुड़ा मसला है, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल कोर चीज़ से जुड़ा है, और वो है इस देश के आम आदमी को मिले वोट के अधिकार का। इसलिए इसे छोटा मोटा या हल्का फैसला नहीं माना जा सकता। ये मामला जब से सामने आया था, चुनाव आयोग ने जब ये निर्णय किया था कि बिहार में वो बहुत स्पेशल एक इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चलाएगा और पूरे मतदाता पत्रों को का रिवीजन करेगा, उसके बाद से ही एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ था, एक बड़ा फांक पैदा हुई थी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में। सत्ता पक्ष ने हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा बयान नहीं दिया, लेकिन विपक्ष ने इसको बहुत तरीकों से इसका विरोध किया, और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए। और इस सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे उनमें राष्ट्रीय जनता दल एक प्रमुख पार्टी थी, और उसके सांसद, राज्यसभा के सांसद मनोज कुमार झा हमारे साथ हैं, और उन्होंने इस पर लगातार अपनी राय रखी है। बहुत सारे इसके जो गड़बड़ियों की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, तब हम
चाहेंगे कि आज इससे जुड़े जो तमाम उनकी चिंताएं हैं, उनकी पार्टी की चिंताएं हैं, जो बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी के नतीजों पर ये फैसला किस तरह से असर डाल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट का आज जो ये आया एक ऑब्जर्वेशन है अभी, और 28 तारीख तक 28 जुलाई को अगली सुनवाई इस मामले में होनी है, ये अब तक का अपडेट है। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये अपने लिए, अपने जो आपकी याचिका थी उसके लिए झटका देखते हैं, या एक अच्छा प्रक्रिया है और ये इसमें आपको बहुत मदद मिली है आपके याचिका को, और आप एक पॉजिटिव नज़रिए से इसको देख रहे हैं? किसी भी मसले पे जब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हैं तो वो समझ लीजिए एक नागरिक के तौर पे, एक दल के रूप में, एक नागरिक समूह के रूप में हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि एक डार्क टनल में रोशनी नहीं दिख रही है। तो रोशनी के लिए कहाँ जाएं? शिकायत अगर आपत्ति होती है एग्जीक्यूटिव से तो जाएगा कहाँ आदमी? वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसी से हम गए थे। जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो हमारी बहुत सारी आपत्तियां थी, आज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक जिसको हम निष्कर्ष मानते हैं, जिस पर मैं बाद में आऊंगा, और एक होती है कि पूरी प्रक्रिया, बातचीत, संवाद, विमर्श किस प्रकार हुआ। तो जितनी चिंताएं बिहार के आम नागरिक, महागठबंधन दल, खुद हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, चाहे सीईओ बिहार की बात हो या सीईसी दिल्ली में हो, या प्रेस के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से अलग अलग जिलों से जो लोगों की परेशानियों की तस्वीरें आ रही थी, कन्फ्यूजन की स्थिति थी, कई जगह पर अराजकता की थी, उन सबको उन्होंने एक, मैं समझता हूं कि लगातार उसके बारे में बात की। हम शुरुआत से कह रहे थे, हमने माननीय चुनाव आयोग से भी कहा कि 11 दस्तावेज क्यों। नेता प्रतिपक्ष इस बात के लिए शुरू से थे। आधार का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, और कमाल है एक देश में जिसमें सारी व्यवस्थाएं आप आधार से जोड़ रहे हैं जी। उसको इस संदर्भ में बताया जा रहा था कि ये गैर प्रासंगिक है। तो हमारी अपनी प्राथमिकताओं पर भी ये सवाल उठता है कि क्या क्षणे क्षणे ये बदलता रहता है, या राशन कार्ड को लेकर के, जिसके आधार पर एक बड़ी आबादी को आप कई तरह का कई तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। तो माननीय चुनाव आयोग ने टाइमलाइन पर भी सवाल किया, अभी क्यों? हाँ। एक चीज जो हम बार बार कहते थे कि हर संस्था का एक डोमेन होता है, कोई मतदाता छूटे ना, ये प्राथमिकता चुनाव आयोग की होनी चाहिए। और मैं एक और भी आपको चीज कहूं कि इस पद पर जितने इससे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, मुझे बेहद खुशी है, सबने बीते दिनों में इस पर लिखा है अलग अलग अखबारों में, और चिंता जाहिर की कि इंक्लूजन का एक मैकेनिज्म एक्सक्लूजन के उपकरण के रूप में तब्दील ना हो जाए। अब मैं आता हूं कि इन चीजों पर तस्दीक करते हुए, बात करते हुए, कई बहुत गंभीर सवाल पूछे गए इलेक्शन कमीशन के वकील से, और अंत में माननीय चुनाव आयोग ने कहा कि हम इस प्रक्रिया को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हम 28 तारीख को फिर मिलेंगे ड्राफ्ट रोल के पहले, और 21 तक आप काउंटर एफिडेविट जमा करिए। और चुनाव आयोग को कहा, अगर मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में कहूं तो प्राइमा फेसाई वी बिलीव दैट द इलेक्शन कमीशन मस्ट इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, राशन कार्ड एंड इपिक नंबर, दैट वोटर आईडी कार्ड। और मुझे उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग भले इस प्रक्रिया में शुरू से पारदर्शी और लोकतांत्रिक ना रहा हो, क्योंकि कंसल्टेशन किसी की नहीं थी, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि इस दिशा निर्देश के बाद चीजें बेहतर होंगी। इसी संदर्भ में ऐसे ही मैं देखता हूँ। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने जिन 11 डॉक्यूमेंट्स को इसमें मैंडेटरी किया, उसमें खुद उसने अपने द्वारा बनाए जाने वाले डॉक्यूमेंट को भी बाहर कर दिया, एपिक नंबर, वोटर कार्ड। तो ये एक किस्म की विडंबना जैसी स्थिति है कि इस देश में। और दूसरा, आपके जवाब में 3-4 बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें सामने आई हैं जिस पर थोड़ा हमें खुलकर बात करने की जरूरत है। एक तो समय वाली बात है, दूसरा आधार कार्ड की उपयोगिता की बात है, और तीसरा एक समझ में आया हमारे, वो समय समय पर जो अलग अलग चुनाव आयुक्त रहे उन्होंने इस पर एक चिंता जताई है। बिहार में खासकर चुनाव आयोग की भूमिका को बहुत सकारात्मक नज़रिए से लोग याद करते हैं, खासकर
2000 से 2005 के बीच में जो उसने बहुत सारे काम किए और जो मतदान करवाया, उसकी बड़ी चर्चा रही और उसमें तमाम तरह की बातें उस पर लिखी कही सुनी जाती हैं। वो एक अतीत का विषय, उस पर लोग बात कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ है चुनाव आयोग को याद करने का, और एक आज का चुनाव आयोग है जिसमें उसके ऊपर खुद सवाल उठ रहे हैं कि उसने जो बिहार का चुनाव हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और तमाम चीज़ों के लिए बदनाम था, उससे बाहर निकालने के लिए जिस चुनाव आयोग को जाना जाता था, अब उसके ऊपर एक नकारात्मक छवि उसकी बन रही है कि वो बहुत सारे लोगों को इससे बाहर करने की एक अभियान लेकर आया है सामने। ये सब तो ये जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, इनकी निष्पक्षता, इनकी तटस्थता, इसको लेकर क्या, और एज एन इंस्टीट्यूशन चुनाव आयोग, जहां हमारे सामने महाराष्ट्र का भी है और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, उन्होंने एक पूरा लेख लिखकर इस पर बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं। खुद न्यूज़ लॉन्ड्री ने बहुत सारी पड़तालें की हैं। तो मैं समझना चाहता हूं कि एज एन इंस्टीट्यूशन जो वर्तमान चुनाव, तो उनको आप कहां पाते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने से पहले बेहतर होगा कि मैं उन प्रक्रियाओं को बताऊं कि कैसे हमने अब तक चुनाव आयोग को देखा है। जी। किसी भी संस्था के सारे फैसले आपको प्रीतिकर नहीं लग सकते हैं, क्योंकि हम सब सब्जेक्टिव बायस के हिसाब से चलते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, जिस दिन हम मिले माननीय चुनाव आयोग से, तमाम आयुक्तों से, हालांकि बातचीत तो सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे थे, बाकी दोनों उनके अगल बगल बैठे हुए थे, मैं पीड़ा में आकर के मैंने बाहर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, शायद मैंने जिंदगी में कभी नहीं कहा इससे पूर्व और आगे ना कहना पड़े, मैंने कहा कि मैं इस मीटिंग को सौहार्दपूर्ण कतई नहीं मानता, मेरे पास कोई कारण नहीं है। ऐसा कहने में ये सहज मेरे मुंह से नहीं निकला। आई वॉज अपसेट। अंग्रेजी में एक शब्द है, सुनने के ही दो शब्द हैं, एक हियरिंग होती है, एक लिसनिंग होती है। हम अपनी संस्थानों से उम्मीद करते हैं कि दे वुड लिसन टू अस, दे वुड नॉट सिंपली हियर अस आउट। वहां लिसनिंग कंपोनेंट हमने थोड़ा कमतर देखा। ये पीड़ा का विषय था। मुझे याद है जब इन्होंने टेक ओवर किया था हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने, तो हम सबको बहुत अच्छा लगा था जब इन्होंने कहा था कि मेरे कोई भी निर्णय पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत के बाद ही होंगे। इतना बड़ा निर्णय, 22 वर्षों के बाद आप इंटेंसिव रिवीजन में जा रहे हो और शुरुआत उस राज्य से कर रहे हो जहां सितंबर के आखिरी हफ्ते में नोटिफिकेशन आएगा। हाँ। नवंबर तक चुनाव होना है, 15 नवंबर तक चुनाव होना है। मतलब 2 महीने से भी कम का वक्फा है। Why only from बिहार? नंबर 1, आप ये लोकसभा चुनाव की ठीक बात कर सकते थे, यही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कह रहे थे, आलोचना से नहीं, सलाह के माध्यम से। आपने उसको खारिज किया। हमने उनके सामने विनती की कि देखिए, मैकेनिज्म इंक्लूड करने का हो, एक्सक्लूड करने का ना हो। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया, जो हम सब जानते हैं, कि 20% बिहार के लोग तकरीबन बाहर रह रहे हैं। मुझे लगा कि इलेक्शन कमीशन की ऐसी राय है कि इसमें एक बड़े स्केल के वोटर, अगर वो सूरत में है तो सूरत के वोटर होंगे, बड़ोदरा में है तो बड़ोदरा के वोटर होंगे। ये तो कंजेक्चर हुआ ना। संस्थाएं प्रिजम्पशन और कंजेक्चर से नहीं चलती है, एविडेंस से चलती है। उनके पास डाटा हार्ड फैक्ट होना चाहिए। अब तकरीबन 22 से 23 दिन में उस आबादी को आप कह रहे हो कि आप आओ, ये 11 दस्तावेज में से ही जमा करो और वेरीफाई करो, फिर सत्यापन करो, खुद ही साबित करो। तो स्टेट की, राज्य की जो भूमिका होती थी, वो व्यक्ति पे डाल दिया गया। और मैंने कहा भी, उनको उदाहरण के लिए उनके समक्ष रखा कि मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक हूं और मैं एक छात्र को कहता हूं कि तुम्हारे पेपर जो असाइनमेंट दिया है उसमें चीटिंग है। तो अगर मैंने एक्यूज किया है तो मुझे प्रूव करना चाहिए ही और शी हैज चीटेड। कहां पे, और कैसे, ना कि मैं प्रिज्यूम करूं कि ही और शी हैज टू प्रूव इट। ये नेचुरल लॉ के भी खिलाफ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों को देखने के बाद, और उसके बाद एक ब्यूरोक्रेटिक जो होता है ना, इंडियन डेमोक्रेसी बड़ी खूबसूरत चीज है। मैं बताऊं, मैंने उदाहरण दिया और आपको भी कहता हूं, मैं किसी दल में नहीं था, एक्टिविज्म में था, यूनिवर्सिटी में टीचर था। मैं मेल लिखता था तत्कालीन सीईसी को कि मुझे इस विषय पे बात करने के लिए आपसे थोड़ा वक्त चाहिए। तो विद इन 24 आवर्स
मुझे वक्त मिल जाएगा, मैं जाता था। तो ये जो प्रोटोकॉल की दीवारें खड़ी हो जाती हैं कि अधिकृत व्यक्ति ही आए, अधिकृत होने के लिए भी ये अहर्ताएं जरूरी हैं, जिसको हमने ठीक पिछली मीटिंग से पहले भी भुगता। और अभी आज जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 3:15 बजे का हमारा एक वक्त था, जिसके लिए खैर काफी कुछ हो चुका है। उन्होंने कहा कि अधिकृत रूप से नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन एक सुलभ संस्था होनी चाहिए, सहज संस्था होनी चाहिए, प्रो पीपल होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन कभी परसेप्शन में भी ये ना दिखे कि इलेक्शन कमीशन का जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मैंडेट है वो उससे दूर जाता दिख रहा है। अगर ये परसेप्शन में भी होता है तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि कुछ ऐसे निर्णयों से इस बात को गलत साबित करे ताकि लोगों को लगे कि नहीं, हमारा परसेप्शन इल फाउंडेड था। वो आपके प्रश्न के जवाब में मैंने आपको अब तक क्या एक उदाहरण दिया। मेरा अगला सवाल इस पर होगा जो आपने उस बात में कही कि आधार को लेकर हमें लंबे समय में ये चीज़ स्थापित हुई, अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया और हमें फिर बताया गया कि ये कमोबेश जो भारत के नागरिक हैं उनकी तमाम तरह की समस्याओं का बहुत रामबाण टाइप इलाज है। एक कार्ड से ही अब बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां पर आपको 10 तरह के कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो उस पूरे विचार को इलेक्शन कमीशन के इस फैसले में ने बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है कि उसने कह दिया कि वो आधार कार्ड को ही सबसे संदिग्ध डॉक्यूमेंट मान रहा है इस फैसले में, जो कि वो इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहा है। उसमें उसने कहा कि वो आधार को मान्यता ही नहीं देता है। ये एक किस्म से हम अगर देखें तो एक इंस्टीट्यूशन का दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि आप देखें कि आप इनकम टैक्स जैसी चीज़ों को आधार के जरिए जोड़कर वो कर रहे हैं, तमाम तरह की हर तरह की सब्सिडी, मतलब आपने पूरे देश के मिडिल क्लास को आधार पे आधारित कर दिया है, निर्भर कर दिया है। आपने इस देश के तमाम उन हाशिए के लोगों को आधार पर आश्रित कर दिया है जो कि किसी भी तरह की सब्सिडी के पात्र हैं, और इसके अलावा और तमाम चीज़ें। इसके बावजूद ये कहना कि आधार अब मान्य नहीं होगा, तो एक तो चुनाव आयोग की इस फैसले को लेकर आप लोगों के अंदर कोई इस तरह कोई बहुत एक बातचीत हुई कि आखिर चुनाव आयोग अगर इस पर कह रहा है तो इसको हम अलग से कैसे वो करेंगे और कैसे इससे निपटेंगे? देखिए, ये सवाल इसलिए मेरा पूछने का मकसद था क्योंकि बिहार खासकर जो राज्य है ना, वो बहुत ही डाटा और डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट राज्य भी है। मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोगों के पास बिहार में जो होगा वो आधार कार्ड होगा। जैसे ये जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई गई है चुनाव आयोग ने के द्वारा, उसमें पासपोर्ट है। बिहार में 2-2.5% के आसपास लोगों के पास केवल पासपोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट की यही स्थिति है, 15% के आसपास है करीब। ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसा ही है। तो इसलिए मैं जानना चाहता था कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी तेजस्वी जी की चिंता यही थी। आधार कार्ड का अगर मैं सही कह रहा हूं तो पेनिट्रेशन तकरीबन 86-87% है बिहार में। यानी ये एक डॉक्यूमेंट है। आपने सही कहा, पासपोर्ट की वही स्थिति है, कास्ट सर्टिफिकेट की भी वही स्थिति है, और जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट उसमें भी वही स्थिति है। और एक बात है कि बिहार मोस्ट डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है हिंदुस्तान का जी। और इसमें जोड़ लीजिए जो तकरीबन 20% बिहार के बाहर लोग रह रहे हैं। जाहिर है कि वो भी अगर सूरत भी जा रहे हैं, रहने वाले सहरसा के हैं जी, तो आधार कार्ड है उनके पास, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसे में किसी भी संस्था का उद्देश्य होना चाहिए था फैसिलिटेट करना जी, ना कि रोड ब्लॉक उत्पन्न करना। आप ऐसे दस्तावेज मांगोगे जिससे कि बाधा उत्पन्न हो तो फिर शंका इस बात की होती है कि आपका उद्देश्य दाखिल करना नहीं, बेदखल करना है। और इसको मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा कि एक लेवल पे जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने रोका, नेहरू जी ने रोका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस देश को दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले सबसे पहले लागू हुआ और सहजता से लागू हुआ।
महिलाओं के लिए, अनपढ़ अशिक्षित लोगों के लिए। और कई बार मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनता हूं पढ़ाई लिखाई ये सब को लेकर के। आज मुझे एहसास होता है कि ये एक प्रकार के इस तरह के मैकेनिज्म को अगर हम अनचेक्ड जाने दें तो ये एक इलीट कू है अगेंस्ट सबाल्टर्न्स। और ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है कि इतने बड़ी आबादी अगर बेदखल हो जाती है, चुनाव के नतीजे किसी के भी किसी के पक्ष में जाए, लेकिन कमजोर तो लोकतंत्र होगा, उसकी नींव कमजोर होगी। और डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी की जो पूरी प्रक्रिया है आप उसको हॉल्ट करते हैं। यही सवाल लेके चुनाव आयोग भी गए, सर्वोच्च न्यायालय गए, और सर्वोच्च न्यायालय ने जब आधार को लेकर के ये किया, ये तब होता है ना कि कई संस्थाएं अगर पूर्वाग्रह से पहले मान लें कि मुझे डाउटफुल आइडेंटिफाई करना है, तो डाउटफुल प्रूव करने के लिए आप कितना कुछ कर सकते हो वो आपका उद्देश्य हो जाता है, ना कि जो पुरानी टैगलाइन थी, कोई भी मतदाता बचने ना पाए। तो फर्क आ जाता है। और ये फर्क मैं उम्मीद करता हूं कि आज के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवेंशन के बाद, पहलकदमी के बाद, माननीय चुनाव आयोग भी समझेगा कि वो किस चीज के कस्टोडियन है। क्योंकि कई सर्वोच्च न्यायालय में भी निष्कर्ष वाले में नहीं, उससे पूर्व बातचीत में ये स्पष्ट हुआ, जो हम लोग भी कह रहे हैं, हर संस्था का एक डोमेन होता है। जो आपके डोमेन में नहीं है आप वहां क्यों घुस रहे हैं। और मैं समझता हूं आज के बाद शायद उन चीजों पे विराम लग जाए। मुझे लग रहा है कि वो जो कोर मुद्दे को रेखांकित किया अपनी बातचीत में सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत महत्वपूर्ण था कि भाई ये बहुत फंडामेंटल मुद्दा है, देश के लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा है। वो एक लाइन है बहुत क्लियर जो कहती है कि आप इस पे मतलब अनचेक्ड तो नहीं जा सकता ये इस तरह का फैसला। बस एक और सवाल है मेरा इससे जुड़ा, 2003 का जो रिवीजन था और इस रिवीजन में किस तरह का अंतर है? अगर मतलब एक तो हमने समझ लिया कि ये डॉक्यूमेंट है, एक्सक्लूजन है, लेकिन 2003 के रिवीजन से क्योंकि वो एक हमारे पास बेंचमार्क है। 2003 के रिवीजन उस समय तो मैं समझता हूँ आप भी कॉन्शियस होंगे, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी करता था, मैंने शिकायत एक भी नहीं सुनी थी, कहीं से भी नहीं। बीजेपी सत्ता में, हर तरफ तारीफ हो रही थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी सत्ता में थी। 2003 में अटल जी प्रधानमंत्री थे, और मैं समझता हूं कि वो जो बिहार में जिन्होंने किया था उनका भी एक स्टेटमेंट अभी मैंने देखा। अच्छा, संभवतः माधवन, उन्होंने कहा कि हमने सेल्फ डिक्लेरेशन को माना। तो कम से कम प्रिजम्पशन ये नहीं था, जहां कंजेक्चर और प्रिजम्पशन ही आप इस बिला पे शुरू करते हो कि मुझको अपने ही नागरिकों में घुसपैठिया साबित कर देना। क्या पॉलिटिक्स हो रही है आज? बांग्ला बोलना और मुसलमान होना, बांग्ला बोलना ही डाउटफुल है। और अब बांग्ला बोलने वाला अगर चिन्हित हो जाए कि इसका नाम मुसलमानों जैसा है, तब तो आप बिना सेकंड के आप उसको बांग्लादेशी बता देते हो। आप भूल जाते हो कि आपके अपने बंगाल में कितनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो उर्दू नहीं बोलती है, वो बांग्ला बार बार सामने आ रहा है। ये जो हमने नफरत के वस्तुओं की नुमाइश हर गली मोहल्ले में की है ना, वो हमारी संस्थाओं में भी वो सोच कहीं ना कहीं घुस रही है, जिस पे विराम लगना चाहिए, ये मेरा मानना। इसलिए आप देखेंगे 2003 का कैसे हुआ, क्या हुआ। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि डिजिटाइजेशन नहीं था, हमारे पास उस वक्त का कोई वैलिड रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि लोग देखें कि कैसे एक इतने बड़े स्केल पर रिवीजन हो गया और कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। और ये क्या हुआ कि आपने 24 तारीख को एक फैसला लिया और 25 से शुरू कर दिया बिना किसी से बातचीत की। अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करके आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली तो मैं क्या ही कहूँ। तो ये इसी पर मैं आने वाला था कि एक तो इस बार के फैसले में कंसल्टेशन का पूरी तरह से अभाव दिखता है, जैसा कि आप लोगों की बात में निकल कर आ रहा है, विपक्षी पार्टियों के। दूसरा जो इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है कि बहुत कम समय है, जैसे 24 जून को उन्होंने ये घोषणा की है और 25 से ये प्रक्रिया लागू हो गई। तो इतने व्यापक पैमाने पर इस मतलब आप बिहार की आबादी कुल कितनी होगी? 12-13 करोड़। हाँ, मतलब अब 12-13 करोड़ में तकरीबन 9 करोड़ के आसपास आप मान लीजिए वोटर होंगे, वोटर हैं, मतदाता 8.89 के आसपास।
8-9 करोड़ मतदाताओं की इतनी बड़ी एक्सरसाइज को आपने 1 महीने में कंप्लीट करना है और उसके बाद नया मतदाता पत्र तैयार कर देना है। तो इसको करने का फैसला चुनाव आयोग ने किया। क्या चुनाव आयोग में इतने अक्षम लोग या इतने कि ये इतना बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि इतना बड़े पैमाने की जो प्रक्रिया, इसके लिए कम से कम 6 महीने पहले ये शुरू हो जाता? देखिए, मैं अगर पूर्व चुनाव आयुक्तों को ये देखूं, उनके लेखनी को, तो वहां ये चिंता दिखती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल पूछे जी, वहां भी ये चिंता दिखी। हाँ। कि अगर आपको इस स्केल पे इस इंटेंशन से करना था, यू कुड हैव स्टार्टेड अर्ली, आपको पहले शुरू करना था, नहीं किया। मैं समझता हूं कि अभी जैसे आप देखिए, चुनाव आयोग प्रतिदिन एक, बाकी जमीन पे क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन ट्विटर हैंडल पे वो बताते रह रहे हैं कि 55% हमने इन्यूमरेशन कर दिया, 57% ये। अब ये देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। फॉर्म आपने ले लिए, दस्तावेज का क्या हुआ? अभी आपको जब लगा, कई डीएम को इंस्ट्रक्शन है और डीएम बीएलओ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि है तो डेट 25 तक, लेकिन मुझे 8 दिन के अंदर भर के दो, कंप्लीट करो, खत्म करो। तो कई सारी चीजें हो रही हैं। आपने वॉलंटियर्स अपॉइंट किया, ये कौन वॉलंटियर्स है? हम तो नहीं जानते। क्या ये पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं? इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। इसको क्यों नहीं आपने पब्लिक डोमेन में रखा? किस आधार पे ये वॉलंटियर्स चुने गए? तो क्या ऐसी कोई सूचना भी है कि ये जो वॉलंटियर हैं, इसमें मुझे सूचनाएं फिल्टर होके आई हैं, मैं इसको कहीं से सत्यापित नहीं कर सकता कि वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को लगाया गया है इस काम में? अगर मुझे पता ही नहीं है ये कौन लोग चिन्हित किए गए, और ये मांग की हमने कि आप ये पब्लिक डोमेन में रखिए। हमने ये भी मांग की कि आप डैशबोर्ड रखो, जैसे कोविड में था, हमें पता होता था लाइव डैशबोर्ड एक होना चाहिए, वो आपने नहीं दिया। आप शाम में जाकर बताते हैं 58%, लेकिन मुझे पता नहीं 58% विद डॉक्यूमेंट, विदाउट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड लेटर, ये सारी कैटेगरीज अलग अलग है। और ये वॉलंटियर्स कौन है जो आपको मदद कर रहे हैं? मान लीजिए हमारे बीएलए हैं, बीजेपी के बीएलए हैं, कांग्रेस के हैं, सीपीआई-एमएल के हैं, सीपीआई के हैं, वो मैं मान लिया, लेकिन ये वॉलंटियर्स कौन है जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? अगर उनके चयन की प्रक्रिया पब्लिक डोमेन में नहीं है तो क्यों ना शक होगा कि ये इंक्लाइंड एफिलिएटेड लोग हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान चुनाव आयोग की छवि का हो रहा है, जो मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि अगर सच ना भी हो, परसेप्शन के स्तर पर आपकी छवि ये बन रही है, तो आपको इस छवि को तोड़ने की जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो करनी चाहिए। ठीक बात। एक सवाल इससे, इसका जो दूसरा पहलू है, बिहार की राजनीति के जो सत्ता पक्ष है, एनडीए के नज़रिए से मैं कहूँ तो एनडीए के कई घटक दलों पर थोड़ा सा मैं जानना, जैसे चिराग पासवान है, उन्होंने इसका अलग अलग तरीकों से एक तरह से इसकी खिलाफत की है, इस फैसले की चुनाव आयोग के। लेकिन जो मुख्य पार्टी है इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू है, उसने इसका समर्थन किया एक तरह से। क्यों, कैसे, उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं। तो ये किसी तरह की चर्निंग पैदा हो रही है एनडीए में, या क्या इस मुद्दे पर कोई इंडिया ब्लॉक में नया एक बन सकता है, कुछ और लोग आ सकते हैं, टूट सकते हैं, जुड़ सकते हैं? वो तो मैं क्या बताऊं, ये स्पेकुलेशन की चीज है। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक ने एक लीड स्टोरी की थी कि बेचैनी जदयू और एलजेपी के अंदर भी है, लेकिन मोदी जी का एक इकोसिस्टम है। मोदी जी के इकोसिस्टम में असहमति की गुंजाइश नहीं होती है। अगर आप असहमत हैं तो आपके लिए निकास द्वार सुनिश्चित बाहर से। हाँ, अब निकास द्वार देख करके लोग असहमति बोलने से डर जाते हैं। रही बात हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, कभी कभी तो लगता है कि उन्हें पता भी चल रहा है या नहीं। अगर उन्हें पता चल रहा है और फिर भी उनकी जुबान नहीं खुली कि उनके नागरिकों के साथ किस प्रकार का, मैं दुर्व्यवहार कहूंगा, क्योंकि बिहार को ही आप शक के नजरिए से देख रहे हैं, एक औसत बिहारी को, कि ये सूरत में है, ये सूरत का वोटर होगा, बिहार का नहीं हो सकता, ये सूरत का ही वोटर बना रहे, बिहार जाए ना, बिहार जाए ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर उनको जानकारी है और तब ये हो रहा है तो ये चिंता का विषय है, और अगर उनको जानकारी नहीं है तो बिहार चला कौन रहा है, उनसे कम्युनिकेशन हो भी रहा है या नहीं, तो वो उससे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन मुझे पता है कि जो कोर वोटर्स हैं इन पार्टियों के,
उनके अंदर बेचैनी है। अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये पलायन करने वाले लोग कौन है, दलित, गरीब, जिसमें सभी जातियों के हैं, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, मुसलमान। अब अगर एक इतनी बड़ी आबादी में से मान लीजिए कुछ लाख को आप इनएलिजिबल कर देते हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूछा कि आपके पास जो डेट इतना प्रेसिंग है कि अगर मान लीजिए मेरा नाम नहीं है और मैं अक्टूबर में मैं चैलेंज करता हूं और लाखों की संख्या में लोग चैलेंज कर रहे हैं, नवंबर में चुनाव, क्या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है? तो इन सारी चीजों पे दिक्कत तब नहीं होती ना जब माननीय चुनाव आयोग ने पूर्व में ही पहले इस पर अध्ययन किया होता। हाँ। जैसे कोई अध्ययन होता कि ये 11 दस्तावेजी क्यों, हम सेटिस्फाइड हो जाते, पहले से उसका जवाब देते। हाँ, वो सब नहीं हुआ और नतीजे में आज इस स्केल का कंफ्यूजन है। होपफुली अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद चीजें साफ होंगी आज शाम तक। अब थोड़ा समय बिहार की राजनीति पर, मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी हमने बातचीत की और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें सामने आई हैं और 28 तारीख तक का हम इंतज़ार करेंगे, तब देखेंगे कि अंतिम फैसला क्या होता है। लेकिन मेरा जो अगला सवाल है वो बिहार की राजनीति से जुड़ा है। कमोबेश मतलब मंच तैयार हो चुका है बिहार विधानसभा चुनाव के, और उसमें एक जो घटक है उसके नज़रिए से मैं थोड़ा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया कि हमको आप अकोमोडेट कीजिए इंडिया ब्लॉक में और बिहार में सीटों के नज़रिए से, वरना फिर मुझे अकेले लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं लड़ूंगा तो है ही है, ऐसा तो नहीं कि मैं बैठ जाऊँगा। फिर आप मत कहिएगा कि इंडिया जो एंटी बीजेपी वोट बिखर गए या मैं बीजेपी की भी पार्टी हूँ। इस चीज़ का आप लोगों ने पार्टी ने कंसीडर किया, विचार किया, या कुछ बातचीत नहीं हुई क्या? नहीं, देखिए, मैंने इस पर पहले भी अपनी राय दी थी और वो राय बहुत स्पष्ट थी। मुझे लगता है कि फैसला तो अंततः होता है शीर्ष नेतृत्व तमाम चीज़ों पर, ये पत्रों के माध्यम से ये चीज़ें हुआ नहीं करती हैं, क्योंकि कई दफ़ा ख़त का मजमून कुछ और होता है और इरादे कुछ और होते हैं। लेकिन मैंने एक कहा था कि ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, महज बिहार का नहीं है, कई सारी चीज़ें बदलेंगी। तो कई दफ़ा एक सैद्धांतिक नैतिक समर्थन बिना चुनाव में सहभागिता के भी हो सकता है। बहरहाल मैं इस पर अभी विराम दूंगा, दल का नेतृत्व खत को कैसे देखता है और क्या करता है उस पर निर्णय होगा। अच्छा, अभी मतलब इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल जैसे पूछूं कि अगर आते हैं सपोज इस पूरे महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं जो बिहार का है ओवैसी, तो किस तरह का खतरा या संकट किसी के लिए हो सकता है? नहीं, संकट और खतरे की बात नहीं होती है। क्या होता है ना कि राजनीति को आपको समग्रता में देखना होगा। अतिरेक वाम का हो या दक्षिण का हो, अतिरेक दक्षिण में अ का हो या बी का हो, अतिरेक अतिरेक होता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले एक विषय और है ये, और ये मेरी बातचीत का आखिरी विषय है, वो है जंगल राज और हिंसा, और ये सारी चीज़ें बिहार की राजनीति में अनायास जुड़ जाती हैं। और इस समय तो उस पर बात करने का मौका भी है, क्योंकि हाल ही में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई पटना में, और इसके अलावा भी लगातार छुटपुट अपराध की घटनाएं सामने आती जा रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ बदल सा गया है बिहार में, पहले की भी सरकारों के ऊपर इसी तरह के आरोप लगे और पिछले 20 साल से ये हैं, तब भी वो प्रक्रिया जारी है। ऐसे में मतदाताओं को जब कन्विंस करने की बारी आएगी या उनको, तो आपको क्या लगता है कि कैसे आप या जो आरजेडी है वो कैसे लोगों के बीच में जाएगी? क्या सिर्फ ये कह देने से लोग मान जाएंगे? इससे पहली बार हम नहीं जूझेंगे। 15 में जूझ चुके हैं, 20 में भी जूझ चुके हैं। 20 में तो नीतीश जी भी नहीं थे, लेकिन हमने सिर्फ 7 सीट का फासला छोड़ा था। वो तब जबकि इन्हीं चुनाव आयोग के मातहत कुछ अधिकारियों ने पोस्टल बैलेट में क्या क्या किया था, वो कहानी हर जुबान पे है। बिहार चुनाव आपको देखना होगा कि 20 के चुनाव के बाद बिहार के चुनाव लड़ने के मुद्दे बदले। तेजस्वी जी का जो 20 का कैंपेन था, वो कैंपेन नौकरी, स्वास्थ्य, बेहतर सिंचाई, कार्रवाई, इन चीजों पर था, एकदम पोएटिक सेंस में। और उसके पीछे में एक गोलबंदी हुई। जो पारंपरिक वोटर हैं दलों के, उनके वोटर भी टूट करके एक यूथ प्लस वोटर
तेजस्वी जी के लिए आया। खैर हम सरकार नहीं बनाया, लेकिन जब नीतीश जी ने कहा कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है बीजेपी द्वारा, तो जब तेजस्वी जी के पास आए तो तेजस्वी जी की दो ही शर्त थी। एक कि मुझे नौकरी के मसले पे फ्री हैंड चाहिए, मैं अलग अलग विभागों के नौकरियों को कंपाइल करके टाइम स्पैन में, लिमिटेड टाइम स्पैन में एडवर्टाइज करूंगा, वैकेंसी फिल इन करूंगा। और दूसरा कास्ट सर्वे। और इन दोनों चीज़ों के लिए उनको फ्री हैंड मिला और नतीजे में बिहार के लोगों को नौकरी मिली इस स्केल पर जो 20 बरस में नहीं मिली थी, 15 बरस में नहीं मिली थी। उससे एक विश्वसनीयता, जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ी। तो उसमें जो हमारे गैर पारंपरिक वोटर हैं वो भी, मतलब गांव देहात में जाइएगा, कोई किसी से पूछेगा नौकरी मतलब, तो अगला रिक्त स्थान में तेजस्वी भर देगा। ये हासिल होना बहुत बड़ी चीज है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। अब जब ये कहते हैं जंगल राज, गोपाल खेमका के परिवार के पास जाके जंगल राज बोलिएगा। हालांकि मैं एनसीआरबी का तब का आंकड़ा अब का आंकड़ा रख दूं तो वो कहानी कुछ और होगी, इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा कंटिन्यूएशन है। उसमें जाना ही नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं आज मुजफ्फरपुर की उस बचिया के साथ जो हुआ, उसके परिवार को जाके बताओ कि 20 बरस पहले भी एक हत्या हुई थी, 20 बरस पहले भी उस जिले में एक बलात्कार हुआ था। ये क्या होता है ना कि ये आपकी संवेदन शून्यता दिखाता है। और बिहार के लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इस बार बिहार में महज एक सरकार नहीं बदलेगी, सरोकार बदलेगा। बिहार को सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, सरोकार बदलने की जरूरत है। और वो मुझे उम्मीद है आप देखेंगे। तो लोकसभा में कहाँ से चूक हो गई अगर इतना बढ़िया होता? देखिए वो क्या है ना कि सक्सेस हैज मेनी पेरेंट्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो कई चीजें होती हैं, कभी माइक्रो मैनेजमेंट में कुछ चीज कहीं दिक्कत हो जाती है, लेकिन जाहिर तौर पर उनमें से कई चीजों को व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी जी ने देखा है। और चादर भी बड़ी होगी और दायरा भी ऐसा होगा कि मैक्सिमम लोग उस चादर में आए और एक बेहतर मुकाम दें। एक आखिरी सवाल, चुनाव आयोग की भूमिका से आपने पूरे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी लड़ाई अभी लड़ी रहे हैं और एक सिस्टम के प्रेजुडिस की तरफ आप इशारा कर रहे हो। 2020 का आपने साथ में जिक्र किया जिसमें आखिर में आते आते 8, 10, 15 सीटों का ऐसा मसला फंसा था जिसमें कि बहुत कम मार्जिन से 100, 150, 200, 800, 2000 के अंतर से हार जीत हो गई और आखिर तक ऐसा लग रहा था कि जहां आरजेडी सरकार बनाई। मैं अगर थोड़ा सा ठीक से याद कर पा रहा हूं तो उस समय और अब भी आप अलग अलग मौक़ों पर आपने बयान दिया था कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने, अधिकारियों ने एक पक्षपात भरा रोल निभाया था और कई सारी चीज़ें वहाँ पर आखिर के समय में गड़बड़ की गई थी। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आगे क्या रणनीति होगी? एक तो इलेक्शन कमीशन का हमने लंबे समय तक काफ़ी बात की ही आज कि उसका क्या रवैया और कैसे ये वो जो भी, और दूसरा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो क्या ऐसा है कि आप लोगों को दोहरी लड़ाई, एक तो विपक्षी पार्टी जो चुनौती, एक सत्ता पक्ष है जो उससे चुनौती मिल रही है, तो ये तो दलों की लड़ाई दलों से हो गई, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन अलग से आपके रास्ते में खड़ा है, ये सेंस बार बार आ रहा है। देखिए एक बात बताऊं, हम ही नहीं, देश के हर विपक्ष के दल को, और ये विडंबना है कि हमने इमरजेंसी की 50वीं वर्ष अभी बिता और बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, बड़ी बड़ी बात हुई। उन लोगों ने भी बड़ी बड़ी बातें की जिन्होंने, इंदिरा जी के, मैं तो कहता हूँ इंदिरा जी के एडवाइजर बहुत स्मार्ट नहीं थे। इनके जैसे होते तो प्रोविजन की जरूरत भी नहीं थी, सब हो जाता और काम सब हो जाता जो हो रहा है, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विपक्ष के दलों के लिए लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। आप एक मशीन से लड़ते हैं जिसका नाम बीजेपी है, जो रिसोर्स में बहुत बड़ी है, बहुत आगे है, मतलब मीलों तक दूसरा कोई नहीं है। दूसरा, आप मीडिया के एक बड़े वर्ग से लड़ते हैं जो उनके साथ चस्पा है। तीसरा, आप एजेंसीज को भी देखते हैं। अभी देखिए बिहार चुनाव आएगा तो बंद केसेस खोले जाएंगे, छापे पड़ेंगे, तो ईडी, आईटी, सीबीआई है। इलेक्शन कमीशन वाले पिछले चुनाव की मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा जो आपके व्यूअर्स को भी लगेगा। आमतौर पे हमारी पार्टी पोस्टल बैलेट में बहुत अच्छा नहीं करती थी। उस बार जब पोस्टल बैलेट मॉर्निंग में वही खुलता है, हाँ।
तो हम 3/4 तक के टारगेट पे जा रहे थे। तो पोस्टल बैलेट से आपको इंडिकेशन मिलता है 3/4 में हम जा रहे थे। कई जगह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग रोक दी गई। आमतौर पे नॉर्म ये है कि पोस्टल बैलेट खत्म होने के बाद आप ईवीएम में जाते हैं, लेकिन कई जगह रोक दिया गया। उसके बाद पोस्टल बैलेट में बहुत बड़ा अधिकार होता है रिटर्निंग ऑफिसर का कि ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। इलेक्शन काउंटिंग के उस फेज में जब ईवीएम खुल गया एक तरफ, पोस्टल बैलेट पे आपत्तियां वो दरकिनार की गई। और मैं कई कॉन्स्टिट्यूंसी बता सकता हूं, कहीं 250 से 12 वोट से हिलसा। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। लोकतंत्र विजिलेंस से चलता है। हमने पिछली बार से सीखा है, विल रिमेन विजिलेंट। और इस बार ट्रेनिंग भी बहुत हुई है, ना सिर्फ पोटेंशियल उम्मीदवारों की, बल्कि हमारे जो बीएलए हैं उन तक की, और जो काउंटिंग के लिए पोटेंशियल लोग रहेंगे इस प्रक्रिया में उन तक की। विजिलेंस ही लोकतंत्र को बचा पाएगा ऐसे दौर में जहां संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा उठ सा गया है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।